नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मैगजीन इंडिया पर आपका। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे देश की सत्ताधारी पार्टी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलना है। जी हां, जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पिछले कुछ सालों से रहे हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनको एक पार्टी ने एक्सटेंशन भी दी थी। वो एक्सटेंशन का समय भी समाप्त हो चुका है और अब जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यानी कि मोदी सरकार में एक मंत्री हैं। उनके पास हेल्थ मंत्रालय है, केमिकल फर्टिलाइजर का विभाग है और राज्यसभा में वो सदन के नेता भी हैं, यानी कि सरकार के प्रतिनिधि राज्यसभा में भी हैं वो। तो कौन होगा वो नेता जो कि जेपी नड्डा की जगह लेगा और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा? इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर बातचीत चल रही है, बैठकों का दौर जारी है। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बीच भी इस मसले पर एक बैठक हुई है। कई नाम चर्चा में हैं, कई इक्वेशंस, कई परम्यूटेशंस भी चर्चा में हैं। कौन हो सकता है वो नाम और किस तरह की वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी ध्यान में रखना चाहेगी अपना नया अध्यक्ष का नाम का फैसला करने से पहले? इन सब बातों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर एक बार फिर से हर्ष रंजन जुड़े हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैगजीन इंडिया पर। तो जैसा कि हमने दर्शकों को बताया, हम बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, उनके नए अध्यक्ष की कर रहे हैं। आपको क्या सुनने में आ रहा है? किन नामों की चर्चा ज्यादा चल रही है और कितनी जल्दी ये फैसला लिया जा सकता है? फिर उसके बाद हम एक-एक कर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, जो अलग-अलग फैक्टर्स हैं, उनकी भी बात कर सकते हैं। देखिए, जो नाम सुनने में आ रहा है, वो वही नाम है, जो सब सुन रहे हैं, जो मीडिया में छप रहा है। कहीं कोई महिला हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस, जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो हो सकते हैं। इस तरीके की तमाम अटकलों पर चर्चा है, उसके पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि कोई बड़ा ओबीसी चेहरा हो। अ, वस्तु स्थिति ये नहीं है दरअसल कि कौन होगा और किन नामों पर कयास चल रहे हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पहलू पर बातचीत अगर करना है तो मुझे लगता है कि आज ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, मामला कहाँ फँस रहा है और बीजेपी जैसी पार्टी जो कि बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी जिसको हम कहते हैं, ये आखिर अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में कहाँ फँस रही है। ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं कुछ अड़चनें हैं, कहीं न कहीं कुछ समझौते करने हैं, कहीं न कहीं कुछ दबाव है और तभी ये मामला फँसा हुआ है। पहले इसी की बात कर लेते हैं, जिस मुद्दे को आपने उठाया। आप जो कह रहे हैं कि देरी क्यों है, मामला कहाँ फंस रहा है, तो जो अड़चनों की आप बात कर रहे हैं, वो अड़चनें कहाँ से आ रही हैं? ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनको मिलकर तय करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो है कुछ इनपुट्स आनी होंगी तो वो इनपुट्स लेनी है। जिस तरह से पीछे भी हम देखते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता रहा है, तो आपको लगता है इस बार कुछ कहानी अलग है? 100% अलग है और इस बार ही कहानी अलग नहीं है। दरअसल आप अगर बीजेपी का इतिहास देखें, मैं थोड़ी-सी उस पर चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि आप जानते हैं कि बिना बैकग्राउंडर के, बिना पास्ट परफॉर्मेंस के प्रेज़ेंट पे बात करने में थोड़ा उतना मज़ा नहीं रहता है, चाहे वो जी, शेयर बिल्कुल। मार्केट हो या किसी भी चीज़ का पास्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अब पिछले 10 वर्षों में देखें तो ये बीजेपी जो 10 वर्ष पहले की बीजेपी थी, ज़ाहिर तौर पर वो नहीं है। इसमें मैं किसी ब म जजमेंट पे नहीं जा रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। चीज़ें चीज़ें बदलती हैं, चीज़ों में तब्दीली होती है, तो कहीं न कहीं बदलाव ज़रूरी है। इसलिए अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी में भी बदलाव हुआ है, तो इसे जजमेंट के तौर पर ना लिया जाए। बल्कि ये समझने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो समस्याएँ हैं, जो अड़चनें हैं, वो क्यों हैं? देखिए, बीजेपी के थोड़ा-सा इतिहास में चलते हैं। 1980 में ये पार्टी बनी और जब पार्टी बनी तो उस समय कोई इसमें 2 मत था ही नहीं कि 2 सबसे बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी कृष्ण उस समय आडवाणी। और यही इनके अध्यक्ष होंगे क्योंकि इन्हीं के कंधों पर वो ज़िम्मेदारी है कि पार्टी का आधार बढ़ाना है,
संगठन को मजबूत करना है और एक राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी इसको बनानी है। 2 सीटों से लेके आज रूलिंग पार्टी है वो, तो उसमें उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो उस समय तो कोई समस्या नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से लेके 2 टर्म 1986 तक रहे। यहाँ बीजेपी के बारे में ये बताना भी आपके दर्शकों को मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बीजेपी का जो संविधान है, पार्टी का जो संविधान है और किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, किस तरीके से राष्ट्रीय मंत्रियों का चुनाव होगा, बाकी पदाधिकारियों का चुनाव होगा, ये वैसे ही नहीं है। ये सब कुछ लिखित संविधान है उनका और उस लिखित के हिसाब से ही चलता है और जो बीजेपी के अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अगर उसे अन्यथा बढ़ाया नहीं जाए या किसी और वजह से पिछले अध्यक्ष को कंटिन्यू करने की कोई बाध्यता नहीं हो, जैसे अभी जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। तो पहली बार 1980 से 1986 तक 2 टर्म अटल बिहारी वाजपेयी रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड जो उनके कमांड इन चीफ थे लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से 1986 से 1991 तक वो रहे। उसके बाद तीसरे टर्म में आप देखिए मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी प्रोफेसर और संघ जी, से जुड़े हुए ये रहे। उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी आ गए। उसके बाद आपने देखा कि 2098-2000 के समय में कुशाभाऊ ठाकरे आए। उसके बाद थोड़े विवादों में रहे बंगारू लक्ष्मण आए। उसके बाद थोड़े समय के लिए जेना कृष्णमूर्ति साउथ से आए। फिर वेंकैया नायडू आए, वो भी साउथ के थे। लंबे समय तक उन्होंने पार्टी को ये किया, बाद में उपराष्ट्रपति भी रहे, मंत्री भी रहे। यहां से फिर चीजों की शुरुआत हुई, क्योंकि वेंकैया नायडू के बाद नितिन गडकरी आए और नितिन गडकरी एक पूरे तरीके से संघ की पसंद थे और संघ ने उनको भेजा था कि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसके पहले संघ का आप कह सकते हैं कि एक परामर्श सलाह जरूर उनका होता था, लेकिन जितने मैंने नाम लिए ये सारे लोग बीजेपी के नेता थे, जी। बीजेपी के मंत्री रह चुके थे और पार्टी में इनका ज्यादा योगदान था। नितिन गडकरी का भी पार्टी में योगदान था, वो महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके थे और पार्टी में लगातार विधायक बनकर जीत रहे थे, लेकिन वहां से तब्दीली शुरू हुई। वो संघ की पसंद थे और यही वो वक्त था जबकि 2009 से 2013 के 2 कार्यकाल में नितिन गडकरी रहे। और आप याद करिए, मैं इस चीज को बार-बार क्यों याद करा रहा हूँ, 13 वो वर्ष था जबकि अगले साल चुनाव होने थे। अगले साल चुनाव में भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा था भारतीय जनता पार्टी में, जब लाल कृष्ण आडवाणी से इतर नरेंद्र मोदी को आगे लाया जाना था। शायद बहुत कंफर्टेबिलिटी का लेवल नहीं था उस समय, जो थोड़ी बहुत मुझे ध्यान है अभी। और उसके बाद फिर से एक बार राजनाथ सिंह को बनाया गया। राजनाथ सिंह जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्हीं की अध्यक्षता के दौरान चुनाव हुए 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए और ठीक उसके बाद फिर वो चीज अमित शाह को दे दी गई, जबकि पार्टी में और भी बड़े नेता थे। तो वहां से हमने एक तब्दीली देखी और यही वजह है कि आज जो है, और अमित शाह के बाद जगत प्रकाश नड्डा जो अभी बने हुए हैं 2020 से, और नए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अब ये है कि अगर इन तीनों का कार्यकाल देखें, जेपी नड्डा का, उसके पहले अमित शाह का और उसके पहले जो राजनाथ सिंह जी थे, तो राजनाथ सिंह को तो आप छोड़ दें, उसके बाद से 4 कार्यकाल देख लें अमित शाह का और जेपी नड्डा का, तो एक तरीके से पार्टी ने खुद को संघ के दायरे से अलग किया है पिछले 8-9 वर्षों में। और ये हुँ। कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, ये ओपन फैक्ट है। इसलिए कि आपको ध्यान हो, 1 महीने 2 महीने पहले आम चुनाव के बाद जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है, अब इसे किसी संघ के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट। जिसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी आया था। जी, बिल्कुल। और मैं एक बात यहाँ और कहना चाहता हूँ कि कुछ और विश्लेषकों ने इसी मुद्दे पर लिखते पढ़ते हुए और चर्चा करते हुए अलग-अलग मीडिया में अलग-अलग जगह ये बात भी कही है जो आपने बात कही कि पिछले कुछ सालों में संघ का जो प्रभाव है उससे शायद थोड़ा-सा भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बनाई है या बाहर निकले हैं। लेकिन ये इस पिछले चुनाव में विश्लेषकों का कहना है कि ये शायद उनको थोड़ा-सा ये दांव उल्टा भी पड़ा। तो क्या जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वापसी हो रही है उधर, उसकी गुंजाइश है? जी, बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से इसकी गुंजाइश है, जैसे आप देख रहे हैं कि संसद में बहुत सारे बिल जो हैं, अब या तो वो समिति इसको भेज दिए जा रहे हैं
कमिटीज को भेज दिए जा रहे हैं कि उस पे चुनाव हो, कुछ बिल वापस ले लिए जा रहे हैं जो प्रस्ताव के लिए भेज दिए गए थे। तो एक जो वर्चस्व होता है, मैं का, एक अहम का जो होता है, जब आप बहुत पूर्ण बहुमत में होते हैं और जब आप उस तरीके से पूर्ण बहुमत में नहीं होते, विपक्ष भी मजबूत होता है। वही चीज़ आप पार्टी के स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी आप देखते हैं कि जिस चीज़ से आप दूर हो रहे थे, जब आपने उसकी व्याख्या की तो आपको लगा कि नहीं, उसकी ज़रूरत है। और यहाँ पर संघ जो है, आरएसएस जो है, इसमें कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है कि वो चाह रहा है कि हम अपना उम्मीदवार दें, जो हमारी पसंद है वही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन तो संघ की पसंद क्या है? क्या हो सकती है, इस पे हम चर्चा ही मात्र कर सकते हैं। अब ये ओपन नहीं हुआ है, लेकिन संघ चाह रहा है कि हम अपनी पसंद का रखें और जिस तरीके से 10-12 वर्षों में पार्टी चल रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, उसमें किसी से बहुत परामर्श लेने की आवश्यकता चूँकि समझी नहीं जाती है, समझी नहीं गई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जिन-जिन नामों पर चर्चा हुई है पूर्व में भी, चाहे वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों, किसी प्रदेश के राज्यपाल हों या कोई और पद हो, स्टैट्यूटरी पद हो, उसमें जिन नामों पर चर्चा हो गई है, उन नामों से इतर कोई एक ऐसा नाम प्रकट हो गया है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, जिसको किसी ने सोचा नहीं था। उदाहरण के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को आप ले लें, जगदीप धनखड़ को ले लें, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ले लें, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लें, किसी ने नहीं सोचा था। झारखंड में जब मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार बनी थी, ले लें। तो एक ये भी कहा जाता है कि जिन नामों पर चर्चा हो गई है, मोदी जी उसको तो वो पद देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते रहे हैं और तो उनका क्या ये एक्सपेरिमेंट तो सफल भी होता रहा है। क्या यहाँ पर जिन नामों की चर्चा हो रही है, आपको लगता है कि उन नामों को दूर कर दिया जाए लिस्ट से? जैसे कि देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा बहुत ही तेजी से हुई थी। ये भी कहा जा रहा था कि अगले कुछ ही दिनों में देवेंद्र फडणवीस जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, और क्या ये संभव है कि चुनाव के समय अपना जो सबसे प्रमुख चेहरा है उसे पार्टी वहां से हटाए? नंबर 1 और नंबर 2, जैसे कि भूपेंद्र यादव के नाम की बात जो चल रही थी, क्योंकि ओबीसी चेहरे की आपने बात की, ओबीसी नेता हैं, अभी तक राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलवर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता है, यानी कि अब वो लोकसभा के सांसद भी हैं। तो वो जो कहा जाता है कि भाई आप जनता से जुड़े हुए नहीं है, वो भी बात नहीं है, ओबीसी के नेता भी हैं, करीबी भी माने जाते हैं, और सब इक्वेशंस परमुटेशन में फिट हो रहे हैं। क्या वो एक नाम हो सकता है? या फिर धर्मेंद्र प्रधान, जिनको उड़ीसा का भार नहीं सौंपा गया, क्या इसीलिए नहीं सौंपा गया कि शायद उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उस पर विचार किया जा रहा हो? और एक और सबसे बड़ी बात वो ये कि महिला एंगल जहां बात आती है, तो वो कौन से महिला बीजेपी नेता हैं जिन पर नजर डाल सकते हैं कि भाई इनकी शायद नामों की चर्चा चल रही होगी? देखिए, बीजेपी ने अब तक अपने अध्यक्ष पद उसी को दिया है, ये ज़िम्मेदारी उसी की को दी है, जो पूरे देश में एक सर्वमान्य नेता तो हों ही। मैंने शो की शुरुआत में जिन लोगों के नाम लिए, अटल बिहारी वाजपेयी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, या आप साउथ से वेंकैया नायडू को का भी नाम ले लें। वेंकैया नायडू सिर्फ दक्षिण के ही नेता नहीं माने जाते थे। उत्तर भारत में भी उनकी एक पहचान थी, उनके प्रति एक सम्मान था। अब जेना कृष्णमूर्ति को आप कुछ समय के लिए छोड़ दें, बंगारू लक्ष्मण को आप कुछ समय के लिए छोड़ दें, हालाँकि वो भी ओबीसी चेहरा थे उस तरीके से। तो इसके अलावा नितिन गडकरी भी संघ से जुड़े एक बड़े नाम थे, जो कई प्रदेशों में चुनाव का पदभार संभाल चुके थे और उनकी एक पहचान थी। तो बीजेपी का अध्यक्ष हमेशा से वही आदमी हुआ है, जिसकी दक्षिण भारत के साथ-साथ पूरे भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में एक पहचान हो। तो क्या तो जो क्या क्या यहाँ इशारा, आप जो है महिला फैक्टर को अगर कैलकुलेट करें तो देखें, तो क्या वित्त मंत्री की तरफ भी इशारा हो सकता है? क्योंकि पार्टी के साथ उन्होंने बहुत काम किया है, प्रखर वक्ता रही हैं, स्पोक्स पर्सन रही हैं पार्टी की, जो है और भी कई पदों पर काम किया है, वित्त मंत्री के तौर पर सरकार में बहुत बड़ा अनुभव है, महिला हैं, दक्षिण से आती हैं। जी, ये आपने जो एक निर्मला सीतारमण का नाम लिया, ये एक
अच्छा मतलब आप कहें ऑप्शन ज़रूर हो सकता है। लेकिन हमें बार-बार यहाँ पे ये बताना होगा कि हम जिन नामों पर चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ़ चर्चा ही कर रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है, उस पर चर्चा कर सकते हैं और ये यहाँ थ्योरी ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से विशाल मैं चलूँगा। तो आप ये मान लें कि किसी भी कीमत पर नाम की भले चर्चा हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हाल में देवेंद्र फडणवीस कोई पार्टी अध्यक्ष के लिए चेहरा हो सकते हैं। एक तो पूरे देश भर में उनकी उस तरीके की पहचान नहीं है। अभी कंपैरेटिवली युवा हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन पार्टी संगठन चलाने के लिए जिस अनुभव और जिस तरीके के मिजाज और जिस व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है कि तमाम पॉजिटिविटी होते हुए भी उनमें वो चीज़ अभी देख पाना संभव नहीं होगा पार्टी के लिए और ख़ास करके संघ के लिए। और तीसरी चीज़ कि जिस तरीके से वो जुड़े रहे हैं एक नतमस्तक भाव से पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं के साथ, शायद संघ उसे भी देखते हुए ये समझे कि शायद वो व्यक्तिगत तौर पर कोई फैसला लेने में अभी उस तरीके से समर्थ नहीं हो, तो वो नाम तो मेरे रिजेक्शन लिस्ट में है। वैसे मैं गलत साबित हो सकता हूँ, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन निर्मला सीतारमण जिनका आपने नाम लिया, तो वो एक अच्छा बेहतर ऑप्शन हो सकता है और हो सकता है कि चूँकि बहुत दिनों से पार्टी से जुड़ी हुई हैं, संघ को भी उन पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। हालाँकि वो भी बहुत दूर की कौड़ी है, दूर की ये है, लेकिन अगर महिला को ही प्रमुखता देनी है, तो वो एक नाम हो सकता है। लेकिन आप देखें कि वो चुनाव कभी नहीं लड़ी और हमेशा पार्टी अध्यक्ष एक ऐसा आदमी चाहिए होता है, जो ज़मीनी स्तर पर संगठन से जुड़ा हो, जो वोट की राजनीति करना जानता हो, जो चुनाव को जानता हो। अमित शाह इसीलिए सफल हुए, राजनाथ सिंह इसीलिए सफल हुए, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या मुरली मनोहर जोशी, ये तमाम वेंकैया नायडू, ये तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष थे, इसलिए सफल हुए क्योंकि ये सब ज़मीन से जुड़े और वोट की राजनीति करने वाले नेता थे। नितिन लेकिन गडकरी लेकिन को भी आप ले लेकिन लें। अभी जो हाल फिलहाल अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको थोड़ा कंपेयर करके देखें तो वो मामला इतर हो जाता है। जेपी नड्डा को करके देखें तो थोड़ा इतर होता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो एक उस समय की ऐसी चॉइस थे, जबकि मैंने बताया कि 2 टर्म के बाद लगातार तीसरे टर्म में बीजेपी का कोई अध्यक्ष नहीं रह सकता है और अमित शाह को हटना ही था और ये कमान उसी को देनी थी, जो येस मैन रहे और उन्हीं के काम को एक कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ाए। तो वो चॉइस ऑफ कंपल्शन की जो भी बात होती है कि कई बार कंपल्शन में आप वो काम करते हैं, तो वो हुआ है। अब इस तरीके का कंपल्शन हो सकता था अगर पार्टी 350-400 सीट जीत के ले आती, तब शायद जी। हम आज इस पे बहस नहीं कर रहे होते। लेकिन चूँकि अभी संघ का की भूमिका इसमें होगी, हो सकता है कि आपको पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कोई बिल्कुल एक ऐसा नाम आए, जो कि किसी ने सोचा ही नहीं हो, लेकिन इस बात की संभावना ज़रूर बनती है कि वो नाम महाराष्ट्र से हो सकता है। यहाँ भी 2 ऑप्शन चल रहे हैं कि कुछ राज्यों में महाराष्ट्र को के सहित झारखंड है, हरियाणा आपका प्रदेश, वहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन चुनावों तक या तो किसी टेम्पररी अध्यक्ष को ले आया जाए, अंतरिम अध्यक्ष को ले आया जाए और बाद में परमानेंट किया जाए क्योंकि उस पर सहमति नहीं बन पा रही है, या अभी ले आया जाए। मुझे लगता है कि अंतरिम अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक अब नहीं होगा। ये हफ्ते दिन, 10 दिन के अंदर इस पर फैसला हो जाना है और जहाँ तक हमारी नागपुर की रिपोर्ट कहती है कि कोई न कोई होगा तो महाराष्ट्र से ही होगा, नागपुर से भी हो सकता है और हमें इस बात को गौण नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, उन्हें बिल्कुल खारिज करना किसी ढंग से अभी ठीक नहीं होगा। जी, तो विशाल। यानी कि कई बड़े नाम हैं हर्ष जी, आपने जिनका जिक्र किया और कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। और जैसा कि हर्ष जी कह रहे थे कि आखिरी फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बातचीत करके लेना है, तो किसी सरप्राइज की उम्मीद जरूर की जा सकती है। लेकिन जो फैक्टर्स, जिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हम लोगों ने चर्चा की, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जरूर भारतीय जनता पार्टी बिठाना चाहेगी। नंबर 1 कि फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इन टेंडम में हो। नंबर 2 वो चेहरा अनुभवी हो, चेहरा सबको एक्सेप्टेबल हो, पूरे देश में लोग उसे जानते हों, एक एक्सपीरियंस हो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का।
क्या वो महिला होंगी, क्या वो ओबीसी होगा वो चेहरा, या फिर कोई और ऐसा नया चेहरा भी है जिसे सामने लेकर आ सकते हैं, या फिर पुराने अध्यक्षों में से किसी और को जिसने केवल एक टर्म भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर सर्व किया है, क्या उसको वापस लाया जा सकता है, जैसा कि हर्ष जी कह रहे थे। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपके सामने लेकर आते रहेंगे जो भी ताजा अपडेट होगा। इस तरह की और जानकारी के लिए राजनीति के जो माध्यम है उससे जुड़ी हुई, जो खेल है उससे जुड़ी हुई बातें, या फिर पॉलिसी, लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, इन सब, इकोनॉमी, इन सब बातों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए और दिलचस्प एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए मैगजीन इंडिया। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर कर जरूर बताइए कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको पसंद आई और कौन सी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं आई, और वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप विस्तृत चर्चा और जानकारी मैगजीन इंडिया पर देखना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।